सो एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 18 आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, द रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैज इनिशियल एक्टिविटी ऑफ 28 dpm. If the activity is reduced to 14 dpm after half an hour, the initial number of nuclei in the sample. तो सिंपल रूल है, आपको एक्टिविटी 28 dpm से 14 dpm पहुंचा, इसका मतलब हाफ हो गई एक्टिविटी। तो जो टाइम होगा वो एक्चुअली में हाफ लाइफ के बराबर हो जाएगा, दिस इज 30 मिनट। उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लिख दो, -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n नॉट। dn/dt 28 dpm दे रखा है, लैम्डा की जगह 0.693/t हाफ इनटू n नॉट। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड आ जाएंगे 28 इनटू 30 बाय 0.693। सो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। तो बहुत सीधा सवाल है, नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन अनडिकेड एट द एंड ऑफ द nth हाफ लाइफ। तो हर हाफ लाइफ के बाद आधा होता जाएगा। तो nth हाफ लाइफ अगर कंज्यूम हुई तो जो इनिशियल nth हाफ लाइफ का मतलब हुआ हर बार आधा हो रहा है। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n बनेंगे वो n0/2 हो जाएगा। एक हाफ लाइफ के बाद n0/2, दो हाफ के बाद n0/4, तीन के बाद n0/8, चार के बाद n0/16 एंड सो ऑन। तो ऐसे nth हाफ लाइफ के बाद ये वैल्यू आ जाएगी n0/2n। ठीक है। नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 23 तो क्लास में सिखाया था आपको। परसेंटेज ऑफ डिके टेक्स प्लेस इन एन एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 1/लैम्डा। एवरेज लाइफ या मीन लाइफ कितना लिखते हैं, 1/लैम्डा, या इसी को 1.44 टाइम्स t हाफ लिखते हैं। सर ये 71.42 आ रहा था। e की वैल्यू सही नहीं लगाई होगी, बस मेरे हिसाब से तो सही आएगा। n इक्वल टू n0 इंटू e रेज़ पावर माइनस लैम्डा t अप्लाई करेंगे तो t की जगह 1/लैम्डा लगाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी n0/e। तो परसेंटेज डिके अगर लिखेंगे तो नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था, उसमें से n बचा हुआ है तो ये डिके हो गया इंटू 100। ये वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/e इंटू 100। e की सही वैल्यू अप्लाई करना तो एकदम क्लोजेस्ट आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, 24 में पोलोनियम जो दे रखा है उसका हमने लेड में कन्वर्जन कराया। ये पोलोनियम है, जीरो नहीं, पी नॉट नहीं है, पोलोनियम है। पोलोनियम का लेड में कन्वर्जन कराया अल्फा डीके कराने के बाद। तो पीरियोडिक टेबल में पोलोनियम की पोजीशन पूछी गई है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ मत लगाना, बट अगर अदर वेरिएंट भी चेक करोगे तो पोलोनियम जो है वो पी ब्लॉक में दिख रहा है हमको। तो 82 से अगर 84 में शिफ्ट हुए तो 82 जो है वो फोर्थ ए ग्रुप में है, तो दो पोजीशन राइट में पोलोनियम होगा। पोलोनियम से दो पोजीशन लेफ्ट राइट होगा तो ये 6 ग्रुप में पहुंच जाएगा। समझ आया? अल्फा डीके से दो पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट होते हैं। ये पोलोनियम है, ये लेड है, ये आपका फोर्थ ग्रुप दिया हुआ है, ये 6 ग्रुप हो जाएगा। ध्यान रखना ये पी ब्लॉक का सिस्टम है इसलिए कंफ्यूजन नहीं हुआ। अगर ये एफ ब्लॉक या एस एन ग्रुप या पीरियड चेंज हो रहे होते तो फिर हमें केयरफुली कैसे सॉल्व करना पड़ता है। जैसे पोजीशन पीरियोडिक टेबल निकालते हैं, एटॉमिक नंबर 84 की पोजीशन पीरियोडिक टेबल निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 तो सीधा है, नंबर ऑफ अल्फा बीटा ठीक है, निकालने में क्या दिक्कत है। 26 में आपके पास 90 थोरियम 238 से 83 बिस्मथ 210 बना रहे। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ अल्फा निकालेंगे सबसे पहले तो आ जाएगा 238 माइनस 210 बाय 4। 7 अल्फा आ गया। और नंबर ऑफ बीटा निकालोगे अगर तो क्या करेंगे, 90 में से पहले 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 90 माइनस 14 ये उस न्यूक्लियाई का नंबर आ गया जो अल्फा डीके के बाद बना होगा। और फाइनली एटॉमिक नंबर 83 लाना है तो 83 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये वैल्यू बताइए कितनी आ रही है।
ये भी मेरी समझ से 7 ही आ जाएगा। सो इट कम्स आउट टू बी 7 अल्फा 7 बीटा। सही आ रहा, आंसर चेक कर लेना एक बार जल्दी से। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। 34 से पहले तो नहीं बताना कोई। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। 34 लिखा है द वेट ऑफ कार्बन 14 विच मेक्स 1 क्यूरी ऑफ इट। तो सीधा सवाल है, 1 क्यूरी का मतलब बताया था आपको मैंने, 3.7 into 10 to the power 10 dps। और आपको 1 क्यूरी एक्टिविटी लानी है तो माइनस dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n लिखेंगे। सो dn by dt हो गया 3.7 into 10 to the power 10। decay constant 0.693 by t half which is 5760 years। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3.15 into 10 power 7 इतने सेकेंड्स हो गया। इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने के लिए लेट्स से अज्यूम कर लिया x ग्राम हमने सब्सटेंस दिया हुआ है, x by 14 ये इसके मोल हो गए। अब अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करके x निकालना है, तो फाइनली ग्राम्स में आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने पूछा 38। 38 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम है, इसमें रेडियो एटम ऑफ टू the ratio of two atom A and B are 3.1 into 10 power 9 is to 1। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A by B अगर लिख रहे हैं, ये वैल्यू दे रखी है 3.1 into 10 to the power 9 by 1। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 मान लें और डीके कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन का लैम्डा 2 मान लें, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लैम्डा 1 by लैम्डा 2 लिख सकते हैं। और ये वैल्यू 3.1 into 10 power 9 by 1 आ जाएगा। तो हाफ लाइफ ऑफ ए दे रखा है, इसका मतलब लैम्डा 1 की जगह 0.693 by 2 into 10 to the power 10 लिख सकते हैं। यहाँ से लैम्डा 2 निकाल लीजिएगा, या लैम्डा 2 की जगह भी 0.693 by t लिख लो। यहाँ से t सॉल्व करके निकालना है, वैल्यू में 0.693 by 2 into 10 to the power 10 by 0.693 by t is equal to 3.1 into 10 to the power 9। यहाँ से सिंप्लीफाई करके t निकालना है। हेलो क्या, एक मिनट उल्टा लिख दिया थोड़ा। आपका डीके कांस्टेंट बनेगा b by a। आपको क्वेश्चन में a by b दिया हुआ है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो यहाँ पे b by a लगेगा, उल्टा लिख देना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा b by a, ये वैल्यू 1 अपॉन 3.1 into 10 power 9 आएगा। इससे t सॉल्व कर देंगे, यहाँ से t सॉल्व करके लाएंगे तो 2 into 10 to the power 10 by 3.1 into 10 power 9 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो एक बार। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 33 पूछा हुआ। 33rd क्वेश्चन दिया, वन मोल ऑफ A is present in a closed vessel undergoes a decay, इसमें ZAM से Z-4AM-8 लिखा हुआ है, इससे आप बता सकते हो कि 2 अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा होगा। तो एटॉमिक नंबर 4 यूनिट, मास नंबर 8 यूनिट कम हो रहा है, तो इट प्रूव्स दैट 2 अल्फा पार्टिकल आर डिकेइंग। तो उसने बोला है 20 दिन के बाद कितना हीलियम का वॉल्यूम कलेक्ट हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो इसका 1 मोल है हमारे पास स्टार्टिंग में, तो 10 डेज बाद ये आधा हो जाएगा, और 20 डेज बाद उसका भी आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 हाफ लाइफ हो गई। ये 1/4 मोल बचेगा, तो इसका मतलब ये 3/2 मोल बनेगा। अगर ए का 1/4 मोल बचा हुआ है, इसका मतलब कंज्यूम कितना हुआ है 3/4 मोल, और 1 मोल ए से 2 मोल हीलियम बन रहा है, तो हीलियम के मोल्स कितने बनेंगे 3/2। ठीक है, मोल्स आ गए, बस इससे वॉल्यूम लिख देना है आपको। उसका वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो
3/4 इन 3/2 into 22.4 करते तो 33.6 लीटर्स आंसर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन Yes. नंबर 36 तो बेटा सीधा सवाल है। वुडन आर्टिफैक्ट और फ्रेश कट ट्री में एक्टिविटी आधी हो गई है तो हाफ लाइफ के बराबर एज हो गई। 36 में जो इनिशियल एक्टिविटी है वो 15.2, ये प्रोपोर्शनल टू n नॉट आएगा, और जो वुड के अंदर एक्टिविटी है वो प्रोपोर्शनल टू n आएगा। तो यहाँ से n नॉट बाई n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो इक्वल टू हाफ लाइफ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा which of the following radiations have the least effect on both photographic plate and zinc sulfide screen। तो उसमें बीटा और गामा का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। अगर बिल्कुल प्रिसाइज आंसर लिखना है तो गामा रेज भी लिख सकते हो, और अगर मतलब जनरलाइज आंसर लिखना है तो ऑल हैव द सेम इफेक्ट भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सब ल्यूमिनेंस क्रिएट करते हैं। बट अगर बहुत प्रिसाइजली समझना है तो अल्फा का इफेक्ट थोड़ा सिग्निफिकेंटली गुड होता है, बीटा और गामा के केस में इफेक्ट मिनिमाइज होता जाता है। फेटल इफेक्ट बाय बीटा एंड गामा, उसका आंसर आप गामा भी लिख सकते हो, या अगर सेफ साइड रह के लिखना है तो ऑल हैव सेम इफेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इफेक्ट का मतलब कितनी ल्यूमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर वैसे कंपेयर करोगे तो अल्फा का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, और अगर सिर्फ ये चेक करोगे इफेक्ट है या नहीं है तो ल्यूमिनेंस सब क्रिएट करते हैं। अगर इसका आंसर लिखना है तो वी मे राइट गामा रेज। इसका आंसर शायद फॉल्टी है तो सही कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 का भी आंसर शायद गड़बड़ है, इसमें आंसर में लिखना पड़ेगा न्यूक्लियर फिशन। 92 यूरेनियम 235 में स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो उसका डिसइंटीग्रेशन होकर उसका ब्रेक करके बेरियम और क्रिप्टन बन रहा है, तो ये आपका न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है। उसके आंसर सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 41 में आंसर बी आएगा, और क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सी कर लो। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मुझसे 45 में लिखा है ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस द मोस्ट इजीली स्टॉप बाय द एयर। ये पेनिट्रेशन पावर का क्वेश्चन हो गया। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। तो अल्फा हैज द लीस्ट पेनिट्रेशन पावर, तो इट कैन बी इजीली स्टॉप बाय एयर। 45 का आंसर हो जाएगा अल्फा रेज, बिकॉज़ इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो लीस्ट होती है। आयनाइजेशन पावर इसकी हाईएस्ट होती है और पेनिट्रेशन पावर इसकी लीस्ट होती है। तो पेनिट्रेशन पावर लीस्ट है, इसका मतलब अगर एयर का हैवी फ्लो है तो हम इससे से रोक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 43 43rd क्वेश्चन लिखा अल्फा हैव एन आयनाइजेशन पावर बिकॉज़ इट पजेस। तो जो आयनाइजेशन पावर होती है उसमें आप जानते हो ये पार्टिकल कैरेक्टर का बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है तो ये वेव फॉर्म से नहीं होगा, पार्टिकल फॉर्म से होगा। या तो इसका हम हायर मोमेंटम लिख सकते हैं या फिर हायर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। जो आयोनाइजेशन पावर उसका मतलब क्या है? आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है। इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट होगा? जब उसका पार्टिकल बिहेवियर होगा। तो पार्टिकल बिहेवियर या तो मोमेंटम से रिप्रेजेंट करेंगे या काइनेटिक एनर्जी से लिखेंगे। तो उसका आंसर आएगा हायर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें मास और वेलोसिटी दोनों चीजों का रोल है। जब तक पार्टिकल में मास नहीं होगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता। आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, पार्टिकल कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, वेव कैरेक्टर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। तो स्पीड ज्यादा होने से पेनिट्रेशन पावर ज्यादा हो सकती है, बट मोमेंटम ज्यादा होने से या मास और वेलोसिटी दोनों के कॉम्बिनेशन हायर होने से आयोनाइजेशन पावर हायर होगी। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 49 द पेयर ऑफ सिमिलर रेडिएशन। तो गामा एंड एक्स दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे तो अल्फा और गामा में अल्फा तो पार्टिकल फॉर्म है, हीलियम न्यूक्लियस, और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये तो डिफरेंट रेडिएशन हो गए।
बीटा और एक्सरे में भी सेम डिफरेंस है, बीटा इलेक्ट्रॉन है, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अल्फा और बीटा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। गामा और एक्सरे एक तरीके का बिहेवियर है, गामा रेज एंड एक्स रेज दोनों ही पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसको हम लोग सिमिलर रेडिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है, द रेडिएशन फ्रॉम अ नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज सीन आफ्टर डिफ्लेक्शन फील्ड इन वन डायरेक्शन आर। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है इसका मतलब वो गामा रेज नहीं हो सकता, और डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है तो या तो अल्फा होगा या बीटा होगा। सो आइदर अल्फा और बीटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में ध्यान से नोटिस करो, क्वेश्चन में लिखा है as seen after deflection field in one direction। तो अगर एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो या तो अल्फा होगा या बीटा होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा के जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा आर ऑपोजिट। तो अगर एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो या तो वो अल्फा होगा या बीटा होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। इट्स गिवन द प्लॉट ऑफ एटॉमिक नंबर वर्सेस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई शोज अ कर्वेचर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस फ्रॉम द लाइन 45 स्लोप एज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड। तो अभी ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में उसने थोड़ी कलाकारी कर दी है। नॉर्मली हम लोग n/p रेशियो पढ़ते हैं तो उसमें n को रखते हैं y एक्सिस पे और p को रखते हैं x एक्सिस पे। इसने इस सवाल में उसका उल्टा कर रखा है, इनवर्स बन जाए। समझ में आई बात? इस क्वेश्चन में n/p रेशियो में प्रोग्राम उल्टा कर दिया है। हम लोग जो n/p रेशियो बनाते हैं उसमें n y एक्सिस पे बनाते हैं, तो उसने p y एक्सिस पे कर दिया और n x एक्सिस पे कर दिया। तो जो n इक्वल टू p लाइन थी उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ लाइन डेविएट करती है, तो हैवी न्यूक्लियाई के केस में ये लाइन ऐसे टुवर्ड्स न्यूट्रॉन डेविएट करेगी। अब की बार स्टेबिलिटी बेल्ट जो होगा वो टुवर्ड्स न्यूट्रॉन डेविएट करेगा। So the plot of atomic number versus number of neutron for a stable nuclei shows a curvature towards x-axis from the line 45 degree slope from the atomic number is increased। ये करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन begins to overcome attractive forces involving proton and neutron in the heavier nuclei। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन का जो रिपल्शन है उसमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट हर दो प्रोटॉन के बीच में एक न्यूट्रॉन आने लग जाएगा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन ना होने की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉनिक रिपल्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए स्टेबल न्यूक्लियस में n/p रेशियो में n का नंबर ज्यादा होता है। तो अगर न्यूट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है तो इस केस में स्टेबिलिटी हायर आती है फॉर हैवी न्यूक्लियाई। जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम होता है यानी एटॉमिक नंबर 20 तक, तब तक न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर 1:1 भी होता है तो भी स्टेबिलिटी आती है। बट हैवी न्यूक्लियाई के केस में न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होना चाहिए ताकि प्रोटॉन प्रोटॉन का जो रिपल्शन है वो न्यूट्रॉन ओवरकम कर पाए। सो ये बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन 2008 में आया था। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये देखो 2016 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6। इससे आपको आइडिया लगेगा कि देखो आईटी वाले रिपीट कैसे मारते हैं। लेकिन रिपीट इतने टाइम बाद होता है कि स्टूडेंट को नहीं पता चलता या टीचर्स को भी नहीं पता चलता अगर वो अच्छा फॉलो अप नहीं रख रहे तो। You'll see after 2008 it is in 2016, 7-8 साल का गैप दिया। क्वेश्चन नया है बट कॉन्सेप्ट मोर और लेस वही है जिससे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया। अगर हमें n/p रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वैसे ही है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से आपने n/p रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले को में निकल जाएगा। तो उसमें देखो लिखा है प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेंस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिबिट्स अपवर्ड डेविएशन फ्रॉम द लिनियरिटी ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20। यहाँ तक की बात तो इन्फॉर्मेशन है। उसने पूछा फॉर अनस्टेबल न्यूक्लियस हैविंग n/p रेशियो लेस देन 1 द पॉसिबल मोड ऑफ डिके आर। तो n/p रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 दे रखी है, यानी कि लेसर देन द स्टेबिलिटी बेल्ट हो गया, क्योंकि n/p रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट में n/p रेशियो जो है वो 1 से ऊपर चलता है। और उसने बोला हुआ है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस हैविंग n/p रेशियो लेस देन 1, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा, n/p रेशियो लेस देन स्टेबिलिटी बेल्ट।
तो इसका मतलब आपको वो डीके कराना पड़ेगा जिससे n/p रेशियो इंक्रीज करे। ऐसा किससे होगा? पॉजिट्रॉन डीके से और k इलेक्ट्रॉन कैप्चर से। दिस विल हैपन बाय पॉजिट्रॉन डीके और k इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसी में अगर अल्फा डीके भी ऑप्शन होता तो वो भी आंसर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। समझ गए ना क्वेश्चन नंबर 6? उसने बोला हुआ है कि n/p रेशियो जो है वो हैवी न्यूक्लियाई के केस में n इक्वल टू p वाली लाइन से ऊपर की तरफ डिविएट करता है, यानी ग्रेटर देन 1 का केस होगा। तो इन दैट केस अगर n/p लेस देन 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब n/p रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे जा रहा है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया कि n/p रेशियो अगर स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे होगा तो आपको ऐसा डीके फॉलो करना पड़ेगा जिससे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज करे। तो दैट इज पॉसिबल आइदर बाय पॉजिट्रॉन डीके और बाय k इलेक्ट्रॉन कैप्चर। समझ गए? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड व्हेन 92 235 अंडरगोस कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज कर जाते हैं। अभी मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की पूरी रिएक्शन बताई है। तो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में पहले एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड करते हैं। अगर आप ये ऐड करना भूल गए तो इसका आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो पहले एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड करते हैं, तो यूरेनियम 235 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होता है, फिर इसका फिशन स्टार्ट होता है। तो उसने बोला है उससे जेनॉन 54 122 बन रहा है और 38 स्ट्रोंशियम 90 बन रहा है, और साथ में न्यूट्रॉन बनेगा। उसने पूछा कितने न्यूट्रॉन बन रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था? बैलेंसिंग करते टाइम आपको सम ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों साइड में सेम करना है। इधर 92 है, ये 54 प्लस 38 चेक करके देखो, ये 92 आएगा दोनों का समेशन। अब यही चीज मास नंबर के साथ कर लो, ये 236 है, ये 141 है, ये 90 और ये 1 है। तो उसको हमें 90 लाने के लिए यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन चाहिए होंगे। देखिए तो उसका आंसर 4 आएगा। इसका आंसर आप 3 नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। अगर आपने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड नहीं करा तो श्योरली आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड करना कंपलसरी है, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन होता ही तब है जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड होता है और फिर डीके स्टार्ट हो जाता है। और जो बाद में न्यूट्रॉन बनते हैं वो फास्ट मूविंग होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम इनको स्लो डाउन कराते हैं ग्रेफाइट हैवी वाटर के थ्रू, है ना। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अभी मैंने आपको आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन का केस बताया, वही है। और क्वेश्चन नंबर 4 में पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सीधे डायग्राम देख के सॉल्व किया तो 100% गलत हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिस समझ लो, एडवांस के पेपर में क्वेश्चन पढ़ना तमीज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इट्स गिवन bombardment of aluminum by alpha particle leads to its artificial disintegration in two paths 1 and 2 as shown। तो वहां पे देखो 13Al27 लिखा हुआ है। अगर तुमने उसी से डिसइंटीग्रेशन कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने लिखा है इसके ऊपर पहले एक अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करने के बाद एक कोई नया न्यूक्लियस लेट से W बन रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31 आएगा। अब ये दो अलग अलग पाथ से डिसइंटीग्रेट कर रहा है। पहले पाथ में ये बना रहा है सिलिकॉन और साथ में बन रहा है X। दूसरे पाथ से बना रहा है फास्फोरस और साथ में बन रहा है Y। सो लॉजिक इज सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर सेम करेंगे। तो यहाँ देखो ये 15 है और ये 14 है, तो जो Z होगा उसका एटॉमिक नंबर 1 आएगा, मास नंबर भी 1 आएगा, ये प्रोटॉन हो गया। दूसरे वाले साइड में देखो एटॉमिक नंबर 15 तो डायरेक्ट मैच कर रहा है, तो उसका जो Y है उसका एटॉमिक नंबर 0 होगा और मास नंबर 1 होगा, तो ये न्यूट्रॉन हो गया। और तीसरे केस में लिखा है कि जो फास्फोरस है वो फर्दर डिसइंटीग्रेट कर रहा है। फास्फोरस फर्दर डिसइंटीग्रेट होकर सिलिकॉन बना रहा है 40 and 30 और इससे Z बन रहा है। फिर से एटॉमिक नंबर कंपेयर करोगे, एटॉमिक नंबर देखो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो Z का एटॉमिक नंबर 1 होगा और मास नंबर 0 आएगा। ये आपका पॉजिट्रॉन हो गया, ये पॉजिट्रॉन हो गया। एटॉमिक नंबर और मास नंबर से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये न्यूट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन। X आपका प्रोटॉन होगा, Y न्यूट्रॉन होगा और Z पॉजिट्रॉन होगा।
स्पेलिंग सही कर लेना, पॉजिट्रॉन ठीक से लिखा नहीं है। ठीक है, सो इट मस्ट बी पॉजिट्रॉन। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है क्लोज वेसल विद रिजिड वॉल कंटेन्स 1 मोल ऑफ 92 यूरेनियम 238 एंड 1 मोल ऑफ एयर। तो जो 92 यूरेनियम 238 है वो तो सॉलिड है, और जो एयर है 1 मोल, उसकी वजह से प्रेशर है 1 atm। या प्रेशर नहीं दिया हो शायद, छोड़ दो, उसकी वजह से प्रेशर कुछ भी मान लेते हैं हम, लेट से P atm मान लेते हैं या P1 मान लेते हैं, उसकी वजह से प्रेशर लेट से P1 atm। उसके बाद उसने बोला कि यूरेनियम 238 जो है उसका डिसइंटीग्रेशन होकर फाइनली लेड बन जा रहा है। तो 92 यूरेनियम 238 का अगर डिसइंटीग्रेशन करा के फाइनली 82 लेड 206 बनाएंगे, तो उससे कितने अल्फा और कितने बीटा बनेंगे ये निकालना है सबसे पहले। तो 2He4 ये अल्फा पार्टिकल हो गया और -1 बीटा 0 ये बीटा पार्टिकल हो गया। तो एटॉमिक नंबर देखो 238 से 206 में चेंज हो रहा है, सो इट इज 8 अल्फा पार्टिकल, इट इज 8 अल्फा पार्टिकल। तो फाइनली देखो 6 बीटा आ रहा होगा। पहले आप नंबर ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ बीटा चेक कर लो। तो इसका मतलब जो गैसियस सब्सटेंस क्रिएट हुआ जिसके मोल्स हमारे प्रेशर को अफेक्ट करेंगे वो केवल अल्फा पार्टिकल है, और आप जानते हो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होगा। तो अगर हम फाइनल प्रेशर P2 अज्यूम कर लें, तो P2 by P1 जो होगा वो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो 1 मोल एयर था, फाइनली कितने मोल है 8 मोल हीलियम 1 मोल एयर, ये रेशियो आएगा, इट इज 9 आ जाएगा। फाइनली प्रेशर किसकी वजह से आएगा, हीलियम की वजह से और एयर की वजह से। एयर का 1 मोल है और हीलियम के 8 मोल फॉर्म हो रहे हैं, इसी समझ में आ रही है, इसका 1 मोल है तो उसका 8 मोल फॉर्म होगा। तो शुरुआत में जो प्रेशर है वो 1 मोल गैस की वजह से, और बाद में जो प्रेशर है वो 9 मोल गैस की वजह से। जो प्रेशर का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 9:1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 7 भी करी लो, क्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 7 भी ट्राई कर लो फटाफट। ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 एंड 7 आल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो उसने बोला हुआ है कि हमारे पास 92 यूरेनियम 238 है, और ये डिसइंटीग्रेट होने के बाद लेड 82 लेड 214 बना रहा है। उसमें अगर आप नंबर ऑफ अल्फा निकालेंगे सबसे पहले, तो आएगा 238 माइनस 214/4, ये 6 अल्फा आ गया। और नंबर ऑफ बीटा अगर निकालेंगे तो आएगा 82 माइनस 92 माइनस 12, ये वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले यूरेनियम से जो डिके हो रहा है उसमें देखो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम और मास नंबर 4 यूनिट कम हो रहा है। यहाँ से सीधे पता चल गया कि x1 जो है वो अल्फा पार्टिकल है। उसके अगले केस में देखो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ रहा है और मास नंबर सेम है, तो x2 एक बीटा पार्टिकल हो गया।
उसके अगले वाले केस में देखो मास नंबर तो फिक्स है बट एटॉमिक नंबर के बारे में कोई क्लू नहीं है, तो इसका मतलब x3 जो है वो तीन पॉसिबिलिटीज है, बीटा भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है, क्योंकि अगर मास नंबर चेंज नहीं हो रहा तो मास नंबर केवल अल्फा से चेंज होता है, तो बीटा, पॉजिट्रॉन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। बट उसके अगले केस में देखो एक्सपोर्ट निकलने के बाद मास नंबर फिर से 4 यूनिट कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक नंबर भी 2 यूनिट कम हुआ होगा, तो उसका मतलब x4 जो है वो फिर से अल्फा है, और अगर x4 अल्फा है तो जो z है वो आपका 92 234 होगा। एटॉमिक नंबर हमें फिर से 1 यूनिट बढ़ाना है, इसका मतलब x3 जो है वो फिर से बीटा होगा। इतना समझ आ गया आपको? एटॉमिक नंबर 234 से 230 हुआ तो x4 तो सर्टेनली अल्फा हुआ, अल्फा से एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम होता है तो z का एटॉमिक नंबर 92 होगा, एटॉमिक नंबर 92 अचीव करना है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ाना है तो वो भी बीटा होगा, तो x2 और x3 बीटा है, x1 x4 अल्फा है और z का एटॉमिक नंबर 92 है। अब ऑप्शन चेक कर लो, उसमें लिखा है z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, करेक्ट, एटॉमिक नंबर मैच कर रहा है। x3 इज गामा रेज, ये गलत हो गया, x2 इज बीटा पार्टिकल, ये करेक्ट हो गया, x1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये भी सही हो गया, बिकॉज़ x1 इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, उसका आंसर अपना ए सी डी आ जाएगा। क्लियर?